Friends, welcome to the Human Physiology lectures. Today we are going to study about platelets. हमने आपको बताया था अपने पहले लेक्चर्स में कि ब्लड में 3 तरीके की सेल्स होती हैं, WBC, वाइट ब्लड सेल्स, RBC, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो WBC को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, RBC को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो प्लेटलेट्स का क्या मतलब होता है? प्लेटलेट्स का मतलब होता है स्मॉल प्लेट्स। तो चूँकि इसकी स्ट्रक्चर जो है स्मॉल प्लेट्स की तरह होती है, इसलिए प्लेटलेट्स बोलते हैं। इसका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स क्यों है? क्योंकि थ्रोम्बो का मतलब होता है क्लॉट और साइट्स का मतलब होता है सेल्स, यानी वो सेल्स जो क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करती हो, तो दे आर नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। स्मॉलेस्ट सेल्स होती है, डायमीटर इसका 2 से 4 माइक्रोमीटर होता है, वॉल्यूम 5.8 क्यूबिक माइक्रोन होती है। इसकी जो शेप होती है वो ओवल होती है, डिस्क शेप होती है। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है फेंट हल्का ब्लू कलर का होता है, जिसमें रेड पर्पलिश ग्रैन्यूल्स होते हैं और न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है। तो जब हम इसकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, तो सेल मेम्ब्रेन कैसी दिखाई देती है? 6 नैनोमीटर थिक होती है और ट्राई लैमिनार यानी लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। जिसमें लिपिड्स कौन कौन से हो सकते हैं? फॉस्फोलिपिड्स हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल है, ग्लाइकोलिपिड्स है और प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करते हैं। इसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं वो पॉलीमराइज्ड प्रोटीन्स की बनी होती हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्यूब्यूलेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है कि उस पॉलीमराइज्ड प्रोटीन को क्या नाम है जिससे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है प्लेटलेट्स की बनी होती हैं, दैट इज़ ट्यूब्यूलिन। ओके, इसके अलावा ये ट्यूब्यूलिन, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, ये कॉम्पैक्ट बंडल बनाती हैं और सर्कल को चारों तरफ से घेरे रखती हैं, जिसकी वजह से इसकी जो शेप होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स बंडल्स में होती हैं और सर्कल करती हैं साइटोप्लाज्म को, जिसकी वजह से ये कैसा होता है? डिस्क शेप में अपनी स्ट्रक्चर को प्रेजेंट करता है। साइटोप्लाज्म की हम बात करें तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन जो है वो कॉन्ट्रैक्शन में, क्लॉट रिट्रैक्शन में बहुत हेल्प करते हैं। सो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉट रिट्रैक्शन। क्लॉट रिट्रैक्शन ये हम आपको आगे हीमोस्टैसिस में पढ़ाएंगे। थोड़ा सा समझने के लिए लिख लीजिए कि जब क्लॉट फॉर्म होता है तो क्लॉट फॉर्म जो होता है पहले हमेशा टेम्पररी हीमोस्टैटिक प्लग बनता है। जब टेम्पररी हीमोस्टैटिक प्लग बनता है उसके बाद कुछ मिनट से कुछ आवर के बीच में उसमें से सीरम जो है बाहर आ जाता है और क्लॉट का साइज़ छोटा हो जाता है, वो रिट्रैक्ट हो जाता है और ये मजबूत प्लग बन जाता है। इसे हम बोलते हैं टेम्पररी और इसे हम बोलते हैं परमानेंट। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी थ्रोम्बस जो है वो सर्कुलेशन में एंटर नहीं करता, जो परमानेंट होता है। तो टेम्पररी प्लग से परमानेंट प्लग बनाने में एक्टिन और मायोसिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा इसमें अदर प्रोटीन्स भी होते हैं, जैसे फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग प्रोटीन, प्लेटलेट डेरिवाइड ग्रोथ फैक्टर, वॉन विली ब्रांड्स फैक्टर, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग प्रोटीन्स जो होता है वो क्लॉट फॉर्मेशन मैकेनिज्म में फाइब्रिन थ्रेड को स्टेबलाइज करके फाइनल क्लॉट बनाने में हेल्प करता है। प्लेटलेट डेरिवाइड ग्रोथ फैक्टर जो होता है, आगे हम पढ़ेंगे कि ये हेल्प करता है एंडोथीलियम या अदर ब्लड वेसल जो इंजर्ड हुई है उसके स्ट्रक्चर को रिपेयर करने में। वॉन विली ब्रांड फैक्टर, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये क्लॉटिंग फैक्टर 3 एंड क्लॉटिंग फैक्टर 8 की प्रेजेंस में जो है क्लॉटिंग फैक्टर 5 और क्लॉटिंग फैक्टर 8 की प्रेजेंस में वॉन विली ब्रांड फैक्टर और प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो टेम्पररी हीमोस्टैटिक प्लेटलेट प्लग बनाते हैं। तो ये टेम्परेरी जो बनता है ये इनकी प्रेजेंस में बनता है। इसके अलावा इसमें ग्रैन्यूल्स में क्या होता है, इसमें 2 तरीके के ग्रैन्यूल्स होते हैं, अल्फ़ा ग्रैन्यूल्स, डेंस ग्रैन्यूल्स।
आजकल एक नया ग्रैन्यूल्स भी इसमें बताया जा रहा है जिसे टी ग्रैन्यूल्स भी कहते हैं। अभी तक उसके बारे में बुक्स में प्रेजेंटेशन नहीं आई है। ये फाइनली क्या हेल्प कराते हैं, प्लेटलेट डेरिवाइड ग्रोथ फैक्टर को बनाने में हेल्प कराते हैं। इसके अलावा एक्टिन और मायोसिन में प्रेजेंट होते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेटलेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो होती है एडेसिवनेस। एडेसिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। क्लॉट फॉर्मेशन में क्या हेल्प करती है कि जब प्लेटलेट्स किसी भी वेट या रफ सरफेस के कांटेक्ट में आती हैं तो ये एक दूसरे से स्टिकी हो जाती हैं। स्टिकी मतलब चिपक जाती हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एडेसिवनेस। और इस एडेसिवनेस को जो प्रमोट करने वाले फैक्टर्स होते हैं या बनाने वाले फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं कोलेजन, थ्रोम्बिन, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, थ्रोम्बोक्सिन A2, कैल्शियम आयंस एंड वॉल विलीब्रैंड फैक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एडेसिवनेस जो होती है इसमें आपसे डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडेसिवनेस। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडेसिवनेस प्रॉपर्टी ऑफ प्लेटलेट्स। तो इस पर MCQ क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जब हम अदर प्रॉपर्टी की बात करते हैं दैट इज़ एग्रीगेशन। प्लेटलेट्स जब आपस में स्टिकी होकर एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठी हो जाती है तो उसे बोलते हैं एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना बहुत सारी मात्रा में। अब ये किसकी प्रेजेंस में होता है कि प्लेटलेट्स जो होती हैं वो ADP यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, थ्रोम्बोक्सिन A2 की प्रेजेंस में स्टिकी हो जाती हैं। इसके अलावा जो टिश्यू है वहाँ से प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर जो है वो रिलीज़ होता है। ये क्या करता है, ये किसके थ्रू एक्ट करेगा, प्रोटीन G के थ्रू एक्ट करेगा। और ये G प्रोटीन एक्टिवेट करते हैं फॉस्फोलाइपेज C एंड डाइएसाइल ग्लिसरॉल को। और ये डाइएसाइल ग्लिसरॉल जो है फाइनली रिलीज़ कराता है कैल्शियम को। और कैल्शियम जो होता है वो एक्टिन और मायोसिन के प्रेजेंस में आगे क्लॉट रिट्रैक्शन और फॉर्मेशन में हेल्प कराता है। सो दिस इज़ द होल मीनिंग ऑफ एग्रीगेशन। तो इस पे या तो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं या इस पे कोई MCQs भी आता है। तो ये जो स्टेप्स हैं ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर जिसे हम PAFP कहते हैं जो टिश्यूज से रिलीज़ होता है डैमेज पार्ट से, एक्ट वाया G प्रोटीन्स के थ्रू एक्ट होकर फॉस्फोलाइपेज C और डाइएसाइल ग्लिसरॉल को एक्टिवेट करता है। और जो डाइएसाइल ग्लिसरॉल है ये रिलीज़ करवा देता है कैल्शियम आयंस को। तो कैल्शियम आयंस एक्टिन और मायोसिन की प्रेजेंस में क्लॉट फॉर्मेशन एंड रिट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। जब हम फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है हीमोस्टैसिस। हीमोस्टैसिस के बारे में फुल लेक्चर मैं बाद में पढ़ाऊँगी आपको। पर हीमोस्टैसिस का जो दूसरा मतलब होता है, जो कंफ्यूज ना हो कि हीमोस्टैसिस, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होता है होम्योस्टैसिस, ठीक है। होम्योस्टैसिस मीन्स इंटीरियर मार्ल्यू, कि बाहर के वातावरण में होने वाले चेंजेस से अंदर हमारी बॉडी में जो है माइन्यूट लेवल पे चेंजेस होके हम एटमॉस्फेयर के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, दैट इज़ होम्योस्टैसिस। हीमोस्टैसिस दैट इज़ स्पॉन्टेनियस अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग, किसी भी इंजर्ड ब्लड वेसल्स का से निकलने वाले ब्लड को रोकने का जो प्रोसेस है दैट इज़ नोन एज हीमोस्टैसिस। तो बच्चों इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो कि हीमोस्टैसिस पूछा जाता है, कई बार गलती से होम्योस्टैसिस लिख देते हैं। फिलहाल मैं इसको यहाँ से हटाती हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है क्लॉट फॉर्मेशन में। प्लेटलेट्स फॉर्म इंट्रिंसिक प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अब इंट्रिंसिक प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो होता है ये क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में ऑनसेट यानी इनिशिएटिव का काम लेता है। यानी शुरुआती तौर पर इंट्रिंसिक प्रोथ्रोम्बिन जो है वो एक्टिवेट होकर फर्दर क्लॉटिंग मैकेनिज्म को प्रमोट करता है। क्लॉटिंग मैकेनिज्म के बारे में अब मेरा नेक्स्ट चैप्टर आएगा, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है क्लॉट रिट्रैक्शन में, कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन की प्रेजेंस में क्लॉट को रिट्रैक्ट करते हैं। रिट्रैक्ट के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। रिट्रैक्शन का मतलब होता है कि जब कोई भी टेम्पररी प्लग बनता है उसके कुछ मिनट से कुछ आवर्स के बाद सीरम जो है एक्सट्रैक्ट आउट हो जाता है और परमानेंट प्लग बन जाता है। तो दिस इज़ नोन एज क्लॉट रिट्रैक्शन।
इसके अलावा रोल इन रिपेयर ऑफ इंजर्ड ब्लड वेसल्स, चूँकि प्लेटलेट डेरिवाइड ग्रोथ फैक्टर इसमें प्रेजेंट होता है, तो ये जो भी डैमेज एंडोथीलियम है ब्लड वेसल्स की या उसके अदर स्ट्रक्चर्स हैं उसको रिपेयर करने का भी काम करता है। रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म, केपेबल ऑफ फैगोसाइटिक एक्टिविटी, कुछ हद तक ये कार्बन पार्टिकल्स, वायरसेस और इम्यून कॉम्प्लेक्सेस को फैगोसाइट करके किल करके डिस्ट्रॉय कर देता है और डिफेंस मैकेनिज्म में अपना रोल प्ले करता है। इसके अलावा प्लेटलेट्स के अदर ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज फंक्शन भी हैं कि प्लेटलेट्स स्टोर करता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। यहाँ आप ध्यान दें, ये सिर्फ स्टोर करता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन को, फॉर्म नहीं करता। यहाँ इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होने वाला 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन जो है वो प्लेटलेट्स में स्टोर होता है। ये MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके बाद जब इंजर्ड होती है कोई ब्लड वेसल तो ये 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन वहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। पोटेंट वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने के काम आता है। वेरिएशन इन काउंट, लाइफ स्पैन जो होता है इसका 8 से 12 दिन का होता है। नॉर्मल काउंट जो होता है 1.5 to 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होता है और एवरेज होता है 2.5 लाख पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। वेरिएशन की जब हम बात करते हैं तो या तो काउंट इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है। जिस कंडीशन में प्लेटलेट्स का काउंट इंक्रीज़ हो जाता है उसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोसिस किस कंडीशन में इंक्रीज़ हो सकता है? आफ्टर स्प्लीनेक्टोमी, यानी इसमें स्प्लीन का रिमूवल। स्प्लीनेक्टोमी मतलब स्प्लीन रिमूवल। किसी भी वजह से अगर बॉडी से स्प्लीन को रिमूव कर दिया जाए तो थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाता है, प्लेटलेट का काउंट इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि प्लेटलेट्स जो डिस्ट्रक्शन का काम है, प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन का जो फंक्शन होता है इन स्प्लीन, ठीक है, तो जब डिस्ट्रक्ट करने वाला ऑर्गन हटा दिया जाता है तो इसका काउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, आफ्टर हैमरेज, कोई भी चोट लगने के बाद, सीवियर इंजरी जैसे कि या मेजर सर्जिकल ऑपरेशन, एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी। डिलीवरी यानी जब बर्थ होता है बेबी का तो उस कंडीशन, उस पूरे प्रोसेस को अपन पार्चुरेशन कहते हैं। उस समय ब्लीडिंग होती है, ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो टूटती हैं। उस कंडीशन में भी ब्लीडिंग को रोकने के लिए प्लेटलेट्स का जो काउंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है माइलोप्लोरीफ्लेरेटिव डिसऑर्डर्स, कोई भी बोन मैरो के डिसऑर्डर जिसकी वजह से प्लेटलेट्स का काउंट इंक्रीज़ हो जाता है। इस पर MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स हैं? जैसे क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया है, पॉलीसाइथीमिया वेरा है, माइलोफाइब्रोसिस है। ठीक है, पॉलीसाइथीमिया वेरा इज़ ए कैंसरस कंडीशन ऑफ बोन मैरो। तो इस कंडीशन में तो क्या है कि प्लेटलेट्स के साथ साथ बाकी सेल्स भी इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द थ्रोम्बोसाइटोसिस। जब हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की बात करते हैं यानी डिक्रीज़ हो जाना काउंट 1.4 लाख से कम हो, 1.4 to 5 लाख से कम हो जाना, क्या कारण हो सकता है? इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। इसमें क्या होता है कि जो परप्यूरा क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को परप्यूरा बोलते हैं। जब प्लेटलेट्स के अगेंस्ट में ही एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो जाती हैं तो वो अपनी ही प्लेटलेट्स को डिस्ट्रक्ट कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं। इसीलिए ये एक ऑटो इम्यून टाइप का डिसीज़ है, ऑटो इम्यून परप्यूरा भी बोलते हैं इसको। तो इसमें प्लेटलेट्स का काउंट जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा डिसीज़ जिसमें बोन मैरो का डिप्रेशन हो रहा है, यानी बोन मैरो या तो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है या वो हाइपोप्लास्टिक हो चुका है। तो बोन मैरो के डिप्रेशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं? कोई भी वेरियस साइटोटॉक्सिक ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, या जो बॉडीज़ का कंटेनस रेडिएशन फैक्टर्स में रहती हूँ, या फिर बोन मैरो में जो है वो क्षमता कम हो जाती है, हाइपोप्लास्टिक बोन मैरो हो जाता है। और ये एप्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन में भी जो है प्लेटलेट्स का काउंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा एक्यूट ल्यूकेमिया, सेकेंडरी डिपॉजिट ऑफ मैलिग्नेंसी इन बोन मैरो। सो एक्यूट ल्यूकेमिया की कंडीशन में, ल्यूकेमिया का मतलब होता है WBC का इंक्रीज़ हो जाना। और जब एक्यूट ल्यूकेमिया होता है यानी बहुत ही प्रोलिफरेटिव, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में WBCs का प्रोडक्शन होता है, इमेच्योर WBCs का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से बोन मैरो में मैलिग्नेंसी की वजह से प्लेटलेट का काउंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो डिपॉजिट्स ऑफ बोन मैरो इन
ऑफ मैलिग्नेंसी इन बोन मैरो, ठीक है। कोई भी इन्फेक्शंस जैसे स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, टाइफॉइड, डेंगू फीवर, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है। हम देखते भी हैं अपनी यूजुअल लाइफ में कि डेंगू फीवर में प्लेटलेट का काउंट डिक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा हाइपर स्प्लेनिज्म, अगर स्प्लीन ओवर एक्टिव हो जाए, टॉक्सीमिया हो जाए, कोई भी सेप्टिसीमिया हो जाए, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाए, तो उस कंडीशन में भी प्लेटलेट का काउंट जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। और ये जो सारे क्वेश्चंस होते हैं ये एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं। आपको कंडीशंस दे दी जाएंगी, अब आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको ये सारे फैक्टर्स याद होते हैं तो आप इसके क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स। फॉर्मेशन कैसे होता है? फॉर्मेशन बोन मैरो वही प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल से होता है। पूरे प्रोसेस में तकरीबन 10 दिन लगते हैं। तो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल जो है मेगा कैरियोसाइट कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बनाती है। मेरे पहले लेक्चर्स में मैंने इसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। ये मैच्योर होकर आगे क्या बनाएगी? प्रोजेनिटर सेल बनाएगी। प्रोजेनिटर सेल को अपन मेगा कैरियोब्लास्ट भी कहते हैं। ये कैसी होती है? सबसे पहला प्रिकर्सर सेल होता है बोन मैरो में प्लेटलेट सीरीज़ का, डायमीटर 20 to 30 नैनोमीटर होता है। साइटोप्लाज्म स्मॉल होता है, यानी कम मात्रा में होता है, ब्लू होता है और नॉन ग्रैनुलर होता है, कोई ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। न्यूक्लियस जो होता है वो लार्ज होता है। तो जब न्यूक्लियस ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता है तो अपने आप ही साइटोप्लाज्म का अमाउंट कम हो जाता है, स्कैंटी हो जाता है। इसके अलावा ओवल भी हो सकता है। इसमें बहुत सारे सेवरल न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होते हैं। ये जो मेगा कैरियोब्लास्ट है या एंडो रीडुप्लीकेशन के थ्रू जो है बिना सेल के डिवीजन के मल्टीपल टाइम्स न्यूक्लियर क्रोमेटिन का आगे की तरफ रेप्लिकेट करना एंडो रीडुप्लीकेशन कहलाता है। ये देखिए यहाँ इसकी डेफिनेशन है। इसमें सेल डिवाइड नहीं होती और ये आगे मैच्योर होकर प्रो मेगा कैरियोसाइट बनाती है। ये प्रो मेगा कैरियोसाइट क्या है? ये लार्ज सेल है जिसमें 32 टाइम्स जो है नॉर्मल डिप्लॉयड यानी 2 न्यूक्लियर डीएनए फॉर्म्ड होता है, ठीक है। क्योंकि सेल डिवीजन नहीं हुआ, इसके अंदर जो है 32 टाइम्स, यानी टाइम्स मतलब गुना ज़्यादा नॉर्मल डिप्लॉयड 2 न्यूक्लियर डीएनए बन जाते हैं। और इस कंडीशन में आके जो साइटोप्लाज्म है वो ग्रैन्युलर हो जाता है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, किस फेज़ के अंदर जो प्लेटलेट्स है उसमें ग्रैन्यूल्स अपीयर हो जाते हैं। ये प्रो मेगा कैरियोसाइट आगे बनाती है मेगा कैरियोसाइट। ये देखिए यहाँ पे लार्ज सेल है, तो प्रो मेगा कैरियोसाइट में आपने देखा ये नॉर्मल डिप्लॉयड 2 न्यूक्लियर डीएनए है, ये साइटोप्लाज्म है। ये 2 डिप्लॉयड जो है न्यूक्लियस है, जो कि न्यूक्लियर डीएनए है, जो कि सेल डिवीजन नहीं हुआ अभी उनका, ठीक है। साइटोप्लाज्म अभी डिवाइड नहीं हुआ। अब मेगा कैरियोसाइट बनाते हैं कौन? प्रो मेगा कैरियोसाइट। और ये मेगा कैरियोसाइट जो होते हैं बड़े लार्ज सेल्स होते हैं लाइक दिस, और इसका जो नैनोमीटर होता है वो 30 to 90 माइक्रोमीटर डायमीटर का होता है। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो 4 to 16 लोब्स का होता है और इसमें जो क्रोमैटिन होता है वो क्लम्प्ड होता है, ठीक है। आपस में ऐसे क्लम्प्ड सा आपको दिख रहा है, फेयरली नहीं दिख रहा। साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होता है, लाइट ब्लू कलर का होता है और इसमें रेड पर्पलिश ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सेल मार्जिन जो होती है, इसमें सेल जो मार्जिन है ये स्यूडोपोडिया बनाती है। दिस इज नोन एज स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया यानी उभार, और ये उभार बाद में जो है वो टूट के ब्लड स्ट्रीम में या ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं और ये फाइनली बनाते हैं प्लेटलेट्स। और ये शेप होती है इनकी प्लेट्स लाइक। और एक मेगा कैरियोसाइट से 4000 प्लेटलेट्स बनते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। सो आई होप यू वुड लाइक द लेक्चर। आपने अंडरस्टैंड किया होगा क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसा फॉर्मेशन है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्या है, आइडेंटिफिकेशन फीचर्स क्या है। इफ़ यू लाइक एंड अंडरस्टैंड माई लेक्चर, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।